Hello guys, welcome to Advi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am at JEE Mains and Advanced Mathematics Faculty. तो आज से हम लोग जो है अपना ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है क्लास 9 का वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है 3-4 चैप्टर हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने रियल नंबर सिस्टम को कवर किया था, फिर हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर किया, फिर हम लोग ने पॉलिनोमियल्स वगैरह कवर किए थे। ठीक है, और यहाँ से फिर अब हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड पे रहेगा। अभी हम लोग बहुत ज्यादा इस लेक्चर में क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपना हम बेस बनाएंगे। हम ये समझेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री तुम्हारा क्या है, वहां पर डेफिनिशंस क्या होती हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उनको समझेंगे हम। ठीक है, जिसके ऊपर बेस हमारी जो है प्रपोजिशंस आते हैं, हमारी थ्योरम्स आती हैं, जिनको हम प्रूफ वगैरह करके देखते हैं। और इसके आगे के जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर इसके आगे के सब तुम्हारे यूक्लिड ज्योमेट्री पर ही बेस है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और समझते हैं कि ये यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या, ये हमारा जो फील्ड है ज्योमेट्री ये होता क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो हमारा वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है जियो और दूसरा है मेट्रिक। तो ये तुम्हारे जो वर्ड्स आते हैं ये तुम्हारे वर्ड्स, इनमें जियो का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, और मैट्रिक का मतलब तुम समझ सकते हो यहाँ पर, अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो वो तुम कह सकते हो मेजरमेंट से। तो ज्योमेट्री ओवरऑल अगर हम बहुत लेमन टर्म्स में समझना चाहें तो ये स्टार्ट होती है हमारे मेजरमेंट ऑफ लैंड से। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लैंड से। अब ये जो हमारा फील्ड है मैथमेटिक्स का ये कैसे बना, तुम समझो कि जैसे मान लो कि जब हम लोग डेवलप कर रहे थे तो सबसे पहले हमें जो है लैंड्स वगैरह के मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, उसके एप्लीकेशन हमारे उसकी जरूरत पड़ी हमें। तो उसके लिए हमें बहुत सारे फिगर्स बनाने पड़े, हमारे पास अलग अलग तरह के शेप्स आए, अलग अलग तरह के सॉलिड्स वगैरह आए, और उनके मेजरमेंट के लिए हमें जो है इस फील्ड की जरूरत बनी, और इसीलिए इसको आगे और भी डेवलप तुम्हारा यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन हुए थेल्स, उन्होंने किया, उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में जहाँ पर इसमें काफी कुछ एनालिसिस किया, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए। इसके बाद पाइथागोरस और उनकी जो भी टीम थी उन्होंने जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है नए यहाँ पर प्रपोजिशंस एंड थ्योरम्स जो है वो उन्होंने दी। ठीक है, और उसके बाद यूक्लिड आए, और यूक्लिड ने सबसे पहले बहुत ही डिटेल में इस फील्ड के बारे में, इस फील्ड में जो है डेफिनिशंस जो है वो निर्धारित की कि डेफिनिशंस हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारे टर्म्स हैं, और उसमें उन्होंने एक्सियम्स बताए और पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स ये सब हमारे को बताया। तो यूक्लिड ने यहाँ पर जो है एक बुक लिखी, तुम कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट में तुम्हारे 13 पार्ट्स में ये बुक थी। ठीक है, और इस एलिमेंट जिसमें हमारे उन्होंने इस फील्ड को एक्चुअली डिफाइन किया। देखो, किसी भी फील्ड में हमें जाने से पहले, जैसे मैथ्स में हमारा कोई नया फील्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था या उससे पहले हमारा अलजेब्रा था, तो उसमें हम सबसे पहले बेसिक रूल लिखते हैं कि बेसिक रूल्स हमारे क्या है। जैसे कि मान लो तुम्हारे अलजेब्रा या जो नंबर सिस्टम है, तो उसमें हमने बेसिक पहले अपना डिफाइन करते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इन सबको डिफाइन करते हैं। और फिर हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई चलो, अच्छा सबसे पहले कि दो नंबर्स का सम हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, उसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दो नंबर्स का तो उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि इस पूरे फील्ड का जो बेसिक है वो तुम्हारा इस बुक एलिमेंट में है, जो कि यूक्लिड ने यहाँ पर लिखी थी। और ये 13 पार्ट्स में तुम्हारा ये बुक है तुम्हारी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी बेसिक तुम्हारे पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, और ये बोला गया है कि किस तरीके से हम इस फील्ड में जो है आगे के जो नए हमारे रिजल्ट्स हैं, जो नई रिसर्च है, जो नए डेवलपमेंट्स हैं, वो हम किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली इस लेक्चर में, इस चैप्टर में यही देखते हैं कि जो यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है उसका बेसिक क्या है, कि मतलब किस तरह से हम टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से नहीं। ठीक है, तो 13 पार्ट्स में यहाँ पर यूक्लिड ने 3 बातें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक तो है डेफिनेशन,
एक है एक्सियम्स एंड एक पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग नई फील्ड को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो कुछ जो हमारे रेगुलर जो हमारे टर्म्स हैं, थिंग्स हैं जो हमारी इसमें इंट्रोड्यूस होंगी, उनको पहले हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं या कुछ हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं और जिनको हम रेगुलरली अपने रिजल्ट्स निकालने में यूज करते हैं, उनको हम एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स बोलते हैं। उनको हम देखेंगे कि ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स हमारे क्या हैं और इनको हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रूफ नहीं कर सकते तो हम इनका यूज कैसे करते हैं, और इसके बाद इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। तो ज्योमेट्री में जैसे कि हमने टर्म से यहाँ पर समझा है कि टर्म्स हमारे ज्योमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो अपने आसपास जो भी शेप्स देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, और लिक्विड्स भी हैं हमारे पास, और हमारे पास एयर भी है। ठीक है, गैसेस स्टेट में भी हमारे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन अगर हम केवल सॉलिड्स की बात अभी करें तो सॉलिड्स अगर हम देखें तो मान लो तुम जो है एक बॉल से खेलते हो तो वो क्या है, वो एक अलग तरह का शेप है। अगर तुम अपना पेंसिल बॉक्स उठाकर देखो तो वो एक अलग तरह का शेप है। अगर तुम अपनी एक कॉपी उठाकर देखो तो वो एक अलग तरह का शेप है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो बॉल का शेप है और जो तुम्हारी कॉपी का शेप है वो तुम्हारा सेम नहीं। ठीक है, तो ये जो भी हमारे शेप्स हैं इन्हीं का एनालिसिस हम लोग करते हैं और इनसे रिलेटेड जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वही हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री में निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप्स हमारे हैं और सॉलिड्स के जो हमारे शेप्स वगैरह हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलते हैं और यहाँ पर हर चीज जो है डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशन दी, ठीक है, यूक्लिड ने सबसे पहले जो है जो भी अपनी एलिमेंट बुक है उसमें 23 डेफिनेशंस दी और हर एक जो सबसे बेसिक चीज है उसको डिफाइन किया। जिसमें से अगर हम पहली बात करें सॉलिड्स, तो सॉलिड्स सभी को पता है कि क्या होता है। ठीक है, तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि सॉलिड्स हमारा क्या होता है, लेकिन क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड हमारा क्या होता है। अब जैसे तुम पेन उठाते हो, क्या ये एक सॉलिड है? बिल्कुल, ये भी एक सॉलिड है। तुम कॉपी यूज करते हो, क्या वो सॉलिड है? वो भी सॉलिड। हमारा बॉल, जैसे हमने बोला बॉल से हम खेलते हैं, वो भी हमारा एक सॉलिड है। हमारे आसपास जितने भी नए अलग अलग चीजें रखी हैं सबके सब हमारे सॉलिड है। तो मैथ्स में हम सॉलिड मतलब तुम किसी भी तरह से सॉलिड को यहाँ पे डिफाइन करें तो एक डेफिनेशन तुम्हारी ये हो सकती है कि अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये जस्ट एक तुम्हारी डेफिनेशन है। अब आज के लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ऑब्वियस होंगी, है ना, और उनको हम जो है कुछ कुछ तो डिफाइन कर पाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इनको ऐसा तुम्हारा यूक्लिड ने भी ऐसा ही कुछ किया था, मतलब उन्होंने भी डिफाइन करने का कोशिश किया, लेकिन हर चीज कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते तो उनको हम अनडिफाइंड ही छोड़ देते हैं। तो ये जो सॉलिड है यहाँ पर ये तुम्हारे डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें, जैसे अगर हमने शेप लिखा है कि अ सॉलिड है शेप, तो भाई शेप को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। साइज, तो फिर साइज को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पोजीशन, तो पोजीशन को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर ये सब तो बहुत ही बेसिक चीजें, हम लोग रेगुलर अपनी लाइफ में इन सारे टर्म्स को यूज करते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये जो तुम्हारे जो टर्म्स हैं ये हम डिफाइन नहीं करेंगे और इनको हम बोल देते हैं कि छोड़ देते हैं कि ये हमारे अनडिफाइंड ही है, और ऐसा ही यूक्लिड ने भी किया था। तो हम थोड़ी थोड़ी से यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में उनके नहीं जाएंगे कि सॉलिड हमारा क्या होता है। सभी को पता है यहाँ पर कि सॉलिड क्या होता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात। ठीक है, तो सॉलिड के बाद क्या आता है, सॉलिड से ही रिलेटेड एक यहाँ पर टर्म तुम्हारा डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर मान लो तुमने एक बॉल लिया, ठीक है, जिस बॉल से तुम खेलते हो, मान लो एक तुम्हारे पास बॉल है और उसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, वो तुम्हारा है। ठीक है, तो अगर मान लो सॉलिड को तुमने बॉल को अपनी टेबल पे रख दिया, अपनी टेबल पे अगर तुमने बॉल को रख दिया तो बॉल और जो टेबल है वो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या चीज सेपरेट कर रही है, जो उनके बीच की जो बाउंड्री है वो उनको सेपरेट कर रही है।
जैसे बॉल जो तुम्हारी टेबल है उसकी जो तुम्हारी बाउंड्री है और जो बॉल की बाउंड्री है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड ये हो गया, एक सॉलिड तुम्हारा हो गया टेबल और एक सॉलिड हो गई तुम्हारी बॉल, और इनकी बाउंड्री एक दूसरे को टच करें और दोनों सेपरेट है। तो जो ये बाउंड्री होती है इनकी, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की यहाँ पर डेफिनेशन हो गई कि जो ये सॉलिड की जो बाउंड्रीज हैं इनको हम सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब तुम सरफेस को थोड़ा सा तुम भी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि बॉल है तुम्हारे पास, बॉल की जो आउटर लेयर है, ठीक है, बॉल की जो आउटर लेयर है उसको हम सरफेस यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यूक्लिड ने जो नेक्स्ट जो तुम्हारा यहाँ पर डिफाइन किया वो डिफाइन किया कि सरफेस तुम्हारी क्या होती है। और सरफेस की जो अगर हम बात करें कि सरफेस की थिकनेस कितनी है, जो तुम्हारी बॉल है वो मान लो सॉलिड बॉल है, तो क्या जितना सॉलिड बॉल का जो तुम्हारा कह सकते हो कि डायमीटर है, ये जो वॉल्यूम है, क्या वो पूरा का पूरा सरफेस है? नहीं, हम ये बोलेंगे कि जो उसकी आउटर लेयर है वो उसकी सरफेस है। तो आउटर लेयर की थिकनेस कितनी है? आउटर लेयर की थिकनेस क्या हमें 1 mm लेनी चाहिए या 1 सेंटीमीटर लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए? हम ये बोलते हैं कि सरफेस की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जीरो है। बस जो बाहर की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सरफेस, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं। तो यूक्लिड ने भी एक डेफिनेशन अपनी दी कि यूक्लिड ने बोला कि अ सरफेस है इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, मतलब उसकी थिकनेस नहीं है कुछ। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है और यहाँ तुम्हारी कॉपी का भी एक प्लेन है। कॉपी का जो प्लेन है, मान लो कॉपी जिसपे तुम लिख रहे हो उसमें उसकी लेंथ है, जो कॉपी का पेज है उसकी जो लेंथ है और उसकी कुछ विड्थ है, ठीक है, ब्रेड्थ है उसकी, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत ही कम है। अब उस थिकनेस को एकदम नेग्लिजिबल कर दे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सरफेस हो जाएगा। और ये डेफिनेशन तुम्हारी जो है यहाँ पर आती है। और सरफेस से क्या होता है, सरफेस की भी कुछ बाउंड्री है। जैसे कि अगर तुमने पेज लिया, तुम्हारी कॉपी का जो पेज है वो एक सरफेस हो गई, और जो पेज के आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए। पहले हमारा सॉलिड आया, सॉलिड की जो बाउंड्री है दैट इज इट्स सरफेस, और सरफेस की जो बाउंड्री है दैट इज कर्व। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस आर कॉल्ड कर्व्स, ठीक है। ये तुम्हारी इसकी कर्व की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि सॉलिड की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास बॉल है, तो सरफेस जो हमारा पूरा ये मटेरियल जो भी है इसमें, ये पूरा तुम्हारा बॉल हो गई। और सरफेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, सॉरी, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि बाउंड्री जो सॉलिड्स की होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सरफेस। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक बुक है, एक बुक ले लो या कोई भी कॉपी ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमने कॉपी लिया और इसके बाद इसमें जो ये तुम्हारा ऊपर जो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हुई तुम्हारी, है ना, जिसको हम जो है यहाँ पर ग्रीन से करें। एक इधर बाउंड्री होगी, एक इधर बाउंड्री होगी। जो आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस, ठीक है। अब इसी में कर्व क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जो है बाउंड्री, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कर्व, हमने क्या बोला, द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड कर्व्स। तो जैसे ये हमारा पेज है, एक जिस पेज पे तुम लिख रहे हो, तो ये जो सरफेस है वो तुम्हारा है यहाँ पे एक ग्रीन वाला, जो कि पूरे अंदर का दिया है ना, ये पूरा जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज सरफेस, ठीक है। लेकिन जो इसके आउटर बाउंड्री है, यानी जिसको अगर हम ब्लू से कर दें, मान लो यहाँ पर दिस इज कर्व, दिस इज कर्व, ठीक है। तो ये तुम्हारा कर्व हो गया। और इस कर्व में ये कर्व कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम अब एक बॉल लेते हो, सॉलिड बॉल लेते हो, तो उसका कर्व कुछ अलग आएगा। अगर तुम अपनी कॉपी लेते हो उसका कर्व कुछ और आएगा।
तो इसमें से एक कर्व तुम्हारा जो ये कर्व होता है इसको हम लोग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। लाइन तुम्हारा क्या हो गया, लाइन को अगर हम डिफाइन करें द एजेस ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं मेंशन कर दूं, ये थोड़ा सा तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि लाइन अगर हम बोल रहे हैं तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई बात नहीं। लाइन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करें, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, सिंपल। जैसे यहाँ पर जो सरफेस थी हमारी, इसकी जो एजेस हैं वो हमारी लाइंस हो गई। यहाँ पर तो ठीक है स्ट्रेट लाइंस आ रही, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉल है, ठीक है, और बॉल को तुमने बीच में से कट कर दिया, अब उसकी जो एजेस बनेंगी वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी लाइंस है। अब वो स्ट्रेट लाइंस नहीं होगी, बॉल तो तुम्हारी गोल होती है, तो उसकी जो सरफेस की जो एजेस होंगी वो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एक अलग लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ लाइन, बट स्ट्रेट लाइन में क्या है कि वो हमारी स्ट्रेट होती है, उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल है, बट तुम यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ये जो है किसी सरफेस की एज जो है वो ये है, तो ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। लेकिन ये जो सेकंड वाली है ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और यूक्लिड ने दोनों को ही डिफाइन किया, यूक्लिड ने ये भी बोला कि द एजेस ऑफ अ सरफेस ऑफ लाइन आर लाइंस, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट लाइन को भी डिफाइन किया कि स्ट्रेट लाइन तुम्हारी क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब कि अगर हम यहां पर ये देखें, ये वाली एक लाइन है, लाइन 1, तो इसमें यहां पर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यहां पर क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में ये इवनली लाइज ऑन इट, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें हमें पता है, हमें फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग है यहाँ पर, ये थोड़ी सी तुम्हें अपनी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते। इवन मैंने बोला भी अभी, और अभी हम आगे भी देखेंगे, इवन यूक्लिड ने भी हर एक बात जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं की, और उन्होंने बहुत सी बातों को बोल दिया कि ये अनडिफाइंड है। क्यों, a straight line is a line which lies evenly with the point on itself। मतलब पॉइंट्स, अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या, अभी हमने अभी तक पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं किया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर हमने डिफाइंड ही नहीं किया, तो पॉइंट भी अगर तुम बात करो तो तुम्हें पता नहीं है क्या, लेकिन हाँ सबको आइडिया है थोड़ा बहुत कि पॉइंट तुम्हारा क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा ये डेफिनेशन हो जाता है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट को डिफाइन किया कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब ये जो डेफिनेशन है इट्स वेरी मतलब तुम कह सकते हो बड़ी कंफ्यूजिंग है। विच हैज नो पार्ट, नो पार्ट का क्या मतलब है कि कोई पार्ट ही नहीं, मतलब उसके तुम ये कह सकते हो कि कुछ लेंथ नहीं है, कुछ विड्थ नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, कुछ एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, विच हैज नो पार्ट। लेकिन हमें ये बात समझ में आ रही है कि पॉइंट हमारा क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक डॉट बना दिया, हम लोग करते क्या है, लेकिन पॉइंट जैसे बनाना है तो हमने यहाँ पर ये एक डॉट बना दिया। अब तुम ये कहो कि सर ये डॉट जो है इसका कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा ना, भले ही बहुत ही कम हो, मान लो कि 0.1 mm हो, मान लो कि इसका जो विड्थ है 0.1 mm हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये डेफिनेशन तो सही है नहीं कि विच हैज नो पार्ट की मतलब उसकी कुछ वैल्यू नहीं। लेकिन यही सब बातें आ जाती हैं यहाँ पर फीलिंग कि हमें समझ में आ रहा है कि पॉइंट हमारा क्या है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसकी विड्थ और लेंथ वगैरह लेनी पड़ेगी, डॉट हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पर बन सकती है कि द एंड्स ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स। अब ये जो छोटी छोटी बातें यहाँ पर जो इस पीपीटी में मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे एज अ क्वेश्चन जो है बनकर आ सकता है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब कोई भी लाइन अगर हमने यहाँ पर ले ली, उसके जो एंड्स है, ये स्ट्रेट लाइन ली है हम लोगों ने, उसके जो एंड्स है वो हमारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म और आता है, 23 डेफिनेशंस यूक्लिड ने डिफाइन की थी, हम सभी नहीं देखेंगे लेकिन हम कुछ कुछ देखेंगे। बात आ जाती है डायमेंशन की, कि डायमेंशन तुम्हारा क्या होता है। तो डायमेंशन तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि अ डायमेंशन इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिकल स्पेस। अब जैसे मान लो इस डेफिनेशन को समझते हैं, डायमेंशन हमारी क्या है उसको समझते हैं। फिजिकल स्पेस, फिजिकल स्पेस जो तुम्हारे आसपास जो चीजें हैं वो सब फिजिकल स्पेस है। अब तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास एक सॉलिड है, तुम्हारा पेन है, ठीक है। अब तुमने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी कि ये इसकी लेंथ है।
अब इसे हमें अगर मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जो है जो भी आएगा वो एक डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसका मेजरमेंट हम इसकी लेंथ जो कर रहे हैं वो इसका एक डायमेंशन हो जाएगी, तो एक डायमेंशन इसकी हो गई। अब अगर इसी डायमेंशन को लेकर तुम अपने कॉपी के पेज पर रखो, तो यहां पर पेन जो है मान लो यहां पर हमने बना लिया, ये 1 डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हम लेंथ जो है यहां पर मेजर कर। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एक कॉपी का पेज है और इसको मेजर करना है, तुम्हें इसकी क्वांटिटी तुम्हें मेजर करनी है, तो तुम्हारा क्या ये जो पेन के जो डायमेंशन है इससे काम चल जाएगा? मतलब पेन की जो लेंथ है उससे काम चल जाएगा? नहीं, बल्कि तुम्हें यहां पर एक डायमेंशन तुम्हें यहां पर ये मेजर करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन, और एक दूसरी डायमेंशन इधर आ जाएगी कि इसकी विड्थ कितनी है, तो वो हो गई 2nd डायमेंशन। तो डायमेंशन यहां पर हम जो है डिफाइन करें कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इन फिजिकल स्पेस में हमें क्वांटिटीज मेजर करनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर किसी एक यूनिट के रिस्पेक्ट में हमें जो है उसको मेजर करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। जो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझो। क्या हम पेन की जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पेज है उसकी लेंथ 1.2, मान लो कुछ भी तुम्हारे पास आ रही, मान लो 30 सेंटीमीटर आ रही है, तुम्हारे पेज की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तुम्हारे पेन की जो लेंथ है मान लो ये 15 सेंटीमीटर है। अब पेन की तुम्हें क्वांटिटी मेजर करें, तुमने बोला कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब तुमने अगर ये बोला कि जो तुम्हारा पेज है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो क्या उसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर हमने ये बोला कि पेन जो है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, तब तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा पेज है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, मीनिंग उसका, सॉरी 30 सेंटीमीटर, मान लो 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसका कुछ मीनिंग निकलेगा कि लेंथ है, लेकिन उससे हमें ये नहीं मालूम चला कि उसकी विड्थ कितनी है। लेंथ ठीक है 30 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन विड्थ कुछ भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो ये तुम्हारी 2nd डायमेंशन है। तो ये सारी हमारी जो है डेफिनेशन थी यूक्लिड की, जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस की है, जो कि तुम्हें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे पोस्टुलेट्स एंड अपने एक्सियम पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक और बात जो देखनी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारा कि कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, और यूक्लिड ने भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किए, और उनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। जैसे पॉइंट हैज नो पार्ट, तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए पूरा पार्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब बहुत सी चीजें हम यहाँ पर अपनी फीलिंग से ले लेते हैं, तो उनको यूक्लिड ने बोला कि ये सभी जो बातें जिनको हम डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, ये सारे क्या है? अनडिफाइंड है। और तुम समझ सकते हो कि ये हमें इनकी फील है, लेकिन हम इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पे कि यूक्लिड ने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हमें क्या दिया। तो इस चैप्टर में जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन को जो डिस्कस कर लिया कि डेफिनेशन हमारी क्या होती है, 2 टर्म्स हमें और यहाँ पर डिस्कस करने हैं, वो हैं पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, ठीक है। तो डेफिनेशन देने के बाद यूक्लिड ने यहाँ पर हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए और एक्सियम्स दिए। ये पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं और इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ही ऑब्वियस हैं और जिनको हम बहुत आराम से यहाँ पर बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सियम्स देखेंगे और पोस्टुलेट्स देखेंगे जो यूक्लिड ने दिए, एक एक करके यहाँ पर हम समझेंगे कि ये हमारे स्टेटमेंट्स किस तरह से ट्रू हैं, और अगर कहीं कुछ स्टेटमेंट में कुछ देखने वाला होगा तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उसमें एक जरूरी बात है यहाँ पर कि पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
इन पोस्टुलेट्स एक्सियम से जो आगे थ्योरम बनेगी वो तो हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिनको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर हम नेचुरल फिनोमेना की बात करें, तो जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मतलब सन जो है वो तुम्हारा पूर्व दिशा से उगता है, तो इसको प्रूफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से एक तुम बोल सकते हो कि एक्सियम हो गया कि भाई ये तो सबको पता है, इसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, तुम्हारा जो है सन जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैथ्स में भी कुछ हमारे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें प्रूव नहीं करना, उनको हम जो है यहाँ पर एक्सियम्स बोलेंगे। अब यहाँ पर जो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए, एक तो हमने बोले हैं, एक तो पोस्टुलेट्स एंड एक एक्सियम। तो इन दोनों टर्म्स में तुम्हारा क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और इनफैक्ट आजकल तो ये जो दो टर्म्स हैं तुम्हारे बहुत इंटरचेंजली भी, मतलब एक दूसरे में, मतलब जहाँ पे एक्सियम यूज करना हो वहां पे पोस्टुलेट्स भी यूज हो जाता है, और जहां पर पोस्टुलेट्स यूज करना है वहां पे एक्सियम भी जो है वो यूज हो जाता है। लेकिन यूक्लिड ने ये बोला कि एक्सियम्स हमारे वो स्टेटमेंट हैं जो जनरली तुम्हारे जो है यहाँ पर जनरली हमारे जो है वो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ये सारे वो कॉमन नोशंस हैं, ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मैथमेटिक्स की हर एक फील्ड में यूज होते हैं, और नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। लेकिन पोस्टुलेट्स क्या है कि ये हमारे वो एजम्पशंस हैं या वो स्टेटमेंट जो बहुत ही ऑब्वियस हैं, लेकिन केवल जिनको हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने एक वर्ड लिखा है कि दीज आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ऑब्वियस ट्रुथ है। ऐसे ही मैथ्स में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे 2+2=4। ठीक है, इसमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रूव करना चाहे तो मे भी कर सकते हैं, लेकिन 2+2=4 ये तुम्हारा ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस तरह से हमने डिफाइन किया सम को, उस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सियम्स जो है दिए यूक्लिड ने और कुछ पोस्टुलेट दिए, तो उन एक्सियम्स को देख लेते हैं। तो एक्सियम्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बस समझ लो कि एक्सियम्स वो हैं जो मैथमेटिक्स में इन जनरल यूज होते हैं, वो स्टेटमेंट जिनको प्रूव की जरूरत नहीं है, और पोस्टुलेट्स हमारे वो स्टेटमेंट है जिनको हम स्पेसिफिकली केवल फील्ड ऑफ ज्योमेट्री में यूज करेंगे, मतलब केवल ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर? तो कुछ एक्सियम देखते हैं जो हम लोग यूक्लिड ने जो है एलिमेंट बुक में अपने दिए। पहला तुम्हारा एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें जो है, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैथ्स में किसी भी फील्ड में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये बोला कि ये जो एक्सियम्स हैं हमारे मैथ्स की हर एक फील्ड में यहाँ पर जो है यूज होते हैं। तो जैसे कि मान लो विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, मान लो कि यहाँ पर हमने लिया एरिया ऑफ, हमने एक रेक्टेंगल लिया और उसका एरिया जो है वो मान लो हमारा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। एक हमारे पास सर्कल दिया है, एक रेक्टेंगल दिया, और दोनों का एरिया बराबर। और मान लो कि एक एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये भी तुम्हारा जो हमारे पास गिवन सर्कल है उसके एरिया के बराबर। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी बात हो जाएगी यहां से, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हमारा एक एक्सियम हो गया। तो ये एक एक्सियम दिया उन्होंने। इसी तरह से हम सारे एक्सियम्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पर इसी को अगर हम लोग ले लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, जो भी हमने एरिया हमारा एरिया ऑफ सर्कल था उसमें ऐड किया, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हमारे मान लो इक्वल है, उसको हमने एरिया ऑफ सर्कल में ऐड किया। मतलब सेम इक्वल क्वांटिटी को हमने इक्वल क्वांटिटीज में मान लो
ऐड किया तो ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा सेकंड एक्सियम है, ठीक है। इसमें आई गेस तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मान लो टू सिंपली इस तरह से कि 2+5 तुम करो और 2+5 कर दो, मतलब सेम चीजों को ऐड करो तो सेम ही आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट एक्सियम जो उन्होंने दिया वो दिया कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे कि मान लो इसको हम कई इक्वेशंस वगैरह में यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं अपनी इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, हम बहुत बार यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये तुम्हारा एक एक्सियम है। नेक्स्ट जो इसमें एक्सियम है तुम्हारा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक है, ये हमारे पास पेन 1 है और एक दूसरा आइडेंटिकल पेन है। कोइंसाइड करने का क्या मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें, दोनों पेन्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को पूरा कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल पेन अगर हमने लिए हैं तो वो कवर करेंगे ही करेंगे और उनकी लेंथ भी तुम्हारी सेम होगी। तो अगर वो दोनों सेम है तो वो तुम्हारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी एक्सियम का यूज करके एनसीईआरटी में एक यहाँ पर तुम्हारे पास थ्योरम भी दी गई है जिसको हम लोग देखेंगे बाद में, यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स में देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी कि भाई एक दूसरे में कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो सेम हो गया। अब जैसे एक तुमने एक पेज अपनी कॉपी में से 2 पेजेस निकाले और दोनों पेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम हमारे यहाँ पे द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये तो भाई बात बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लो तुम एक पिज्जा तुम ऑर्डर करते हो और उसमें पिज्जा के कई पार्ट्स तुम्हारे आते हैं। अब अगर उसमें से तुमने एक पार्ट को अलग किया और जो पूरा पिज्जा है वो ऑब्वियसली जो है, जो एक पार्ट जो होगा तुम्हारा पिज्जा का उससे तो ज्यादा ही होगा। तो इसमें यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक नंबर है 2 और एक दूसरा नंबर है जो उसका 1/3 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 हमारा जो है वो 1/3 ऑफ 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सियम इसमें है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें भी सिंपल हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है, हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसको भी हम लोग नॉर्मली इक्वेशंस में यूज करते हैं कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को डबल कर दिया और राइट हैंड साइड को भी डबल कर दिया तो दोनों इक्वल होंगे, यानी 2 into x इज इक्वल टू 2 into 10। नेक्स्ट हमारा एक्सियम है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू। सेम जो इससे ऊपर वाला एक्सियम था उसी की तरह यहाँ पर है कि अगर x इज इक्वल टू 10 है तो अगर हमने दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि हमने उन दोनों क्वांटिटीज को हाफ कर दिया, तो 1/2 into 10 ये हमारा होगा। इनको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और ये सारे तुम्हारे एक्सियम्स हो गए। अब तुम ये देख सकते हो ये जो भी हमने एक्सियम्स लिखे यहाँ पर, ये सभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने मैथ्स में यूज करते हैं। हम मैथ्स की बाकी अलजेब्रा वगैरह में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करेंगे और आगे और भी जो तुम्हारे चैप्टर आएंगे उनमें भी यूज करेंगे। तो ये तुम्हारे एक्सियम्स जो है वो मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं वो भी हमारे इस तरह के स्टेटमेंट है जिनको हमें प्रूफ नहीं करना है, लेकिन ये भी तुम्हारे बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ये तुम्हारे हम स्पेसिफिक तो ज्योमेट्री में देखेंगे, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट को देखते हैं। यूक्लिड ने टोटल यहाँ पर 5 पोस्टुलेट दिए और उनमें से 4 तो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही ऑब्वियस है, और जो 5वां है उसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस उसका हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट इसमें ये है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए और एक है यहाँ पर बी। तो यहाँ पर पहला पोस्टुलेट हमारा ये कि भाई 2 पॉइंट अगर हैं तो उनको हम ज्वाइन कर दें, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, बस यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, बहुत ऑब्वियस सा पोस्टुलेट्स यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग ऐसी डिस्कस करेंगे जो हम लोग नॉर्मली हर चीज एज्यूम नहीं करते यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पर A to B में हमें बहुत ऑब्वियस सा दिख रहा है कि एक ही यूनिक ही लाइन होगी, लेकिन इस पोस्टुलेट्स में ऐसा बोला नहीं गया कि A और B को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो केवल एक ही लाइन आएगी, एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी नहीं। लेकिन इसको हम प्रूफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के हेल्प इस पोस्टुलेट से एक एक्सियम हम यहाँ पर बना सकते हैं।
वो एक्सियम हमारा क्या होगा कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि ए और बी अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करने पर हमारे पास ये यूनिक लाइन आएगी। ठीक है, और इसको हम लोग प्रूफ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका जो है कुछ प्रूफ्स वगैरह तुम लोगों ने देखे होंगे, यहाँ पर कुछ हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे, इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं कि सपोज assume there are two straight lines between A and B। ठीक, मान लो हमने ये एज्यूम किया कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं A एंड B के बीच में। हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि यूनिक है, तो हमने ये बोले पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो है, और उसके बाद हम वहां से करेंगे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जो हमने एजम्पशन किया वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में दो स्ट्रेट लाइन है तो जो अब यहाँ पर हम कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन से। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ये कहती है कि स्ट्रेट लाइन एक वो लाइन है जिसमें जो अपने सभी पॉइंट्स पर इवनली जो है लाई करती है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी पर के बीच में जब भी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर इवनली लाई करने वाली केवल एक ही लाइन हो सकती है, दो लाइंस हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर ये दो लाइंस होंगी तो हम एक यहाँ पे सेंटेंस बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन lie evenly on all points। ठीक है, तो दोनों लाइंस जो हैं यानी बोथ लाइंस evenly lie on all points। इसका मतलब ये हो गया कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि बोथ लाइन जो है वो कोइंसाइड करेंगे, बोथ लाइंस कोइंसाइड। और अभी हम लोगों ने एक एक्सियम देखा था, क्या एक्सियम देखा था कि अगर हमने अभी पेन का एग्जांपल लेकर देखा था ना कि अगर दो चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड करें तो वो इक्वल होती है, यानी कि बोथ लाइंस आर सेम। तो इस तरह से हम लोग कुछ यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये प्रूफ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम इसकी इंट्रिकेसी समझ सको कि इसमें जो छोटी छोटी बातें हमने लिखी हैं वो क्या है, तो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन एक्सियम तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो उनसे हम एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट अगर हम लोग देखें तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिट। तो इसमें ये जो हमारी टर्मिनेटेड लाइन है ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ए और बी है, ये क्या है हमारा एक लाइन सेगमेंट। तो सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या कह रहा है कि इनको हम जो है इनडेफिनेटली जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इनको हम इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारी जो है कभी खत्म नहीं होती, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे टर्मिनेट हो गई, यहाँ पर टर्मिनेट होगी नहीं। यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन यूज किया है, हम लोग आजकल जो है यहाँ पर लाइन सेगमेंट यूज करते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है उसको हम आगे कितना भी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का तुम्हारे पास यहाँ पर पूछा भी जाता है क्वेश्चन वगैरह कि क्या टर्मिनेटेड लाइन को आगे इंडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा यस, बढ़ाया जा सकता है। हालांकि तुम्हें यहाँ पर जो वर्ड्स है उससे समझ में आ रहा है टर्मिनेटेड का मतलब भाई खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम इनफाइनेटली इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, दोनों साइड हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने कंपास लिया है उसमें अगर तुम पेंसिल या पेन लगाकर कुछ एक डिस्टेंस लेकर उसकी नोक यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर रखकर अगर तुम आर्क ड्रॉ करोगे तो वहां पे तुम एक सर्कल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑब्वियसली कि कोई भी सेंटर ले लिया, रेडियस हमने फिक्स कर लिया, कंपास में ले लिया और उससे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
इनके प्रूफ्स की हमें जरूरत नहीं। फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। राइट एंगल तुम्हारे क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं कि जिसे कोई दो चीजें हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर तुम्हें इसका एग्जांपल देखना है तो जिस रूम में तुम अभी बैठे हो, किसी भी रूम में तुम बैठे हो, वहां पर अगर तुम देखोगे जो तुम्हारी वॉल है, जो वर्टिकल वॉल है और जो तुम्हारा ग्राउंड है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज राइट एंगल। जैसे मान लो अगर तुम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर, ये तुम्हारा ग्राउंड है और ये तुम्हारी यहाँ पर वॉल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अब अगर मान लो तुम यहाँ पर देखो, जो तुम्हारी कॉपी मेज पर रखी है, मान लो ये तुम्हारे पास मेज है और यहाँ पे जो कॉपी रखी है मान लो कोई, तो इनके बीच का भी जो एंगल होगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा छोटा सा, वो भी एक राइट एंगल। तो बोल क्या रहे हैं, ये पोस्टुलेट क्या रहे हैं कि भाई ये जो एंगल है, वो जो एंगल है वो तुम्हारे इक्वल है, ठीक है। राइट एंगल है, ऑब्वियसली बात है, परपेंडिकुलर, तो दोनों एंगल तुम्हारे कितने होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा अलग है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये तुम्हारा पोस्टुलेट क्या तक है। तो ये पोस्टुलेट तुम्हारा ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं, मान लो ये हमारे पास लाइंस है, ठीक है, और एक तीसरी लाइन इनको कट कर रही है, तो इनका जो इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है, इसको अगर मान लो 1 बोल देते हैं, इसको 2, तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम लोग करें, ये लेस देन 2 राइट एंगल है, मतलब 2 राइट एंगल से छोटा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इन लाइंस को अगर हम यहाँ पर आगे इंडेफिनेटली बढ़ाएंगे, तो ये इधर ही इस साइड पर ही जाकर मीट करेंगी लाइंस। लाइंस को हम आगे बढ़ा ही सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ने लिखा था यहाँ पर टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये इधर ही जाके मीट करेंगे, इधर नहीं मीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पोस्टुलेट हमारा क्या कह रहा है कि दो लाइंस हैं, उनको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 2 राइट एंगल से कम है, तो उसी साइड लाइन जो है आगे जाकर मीट करेंगे दूसरी साइड में, ठीक है। अब इस पोस्टुलेट से तुम और भी दूसरे तरीके से इन पोस्टुलेट्स को देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन और बल्कि इस बात की कोशिश की गई कि जो पहले 4 पोस्टुलेट्स हैं, क्या उनसे हम ये 5th पोस्टुलेट्स को प्रूव कर सकते हैं? हमने जैसे बोला ना कि पोस्टुलेट्स के प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन प्रूफ करने की कोशिश की गई तो प्रूफ हुआ नहीं इसका, है ना। तो बल्कि लेकिन उससे और भी बहुत सी नई नई चीजें निकल कर आई, ठीक है। बल्कि तुम्हारे बुक में ये मेंशन भी है कि इससे काफी चीजें निकल गई जिनको तुम्हारे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी जो है वहां से निकल कर आई। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ, कि ये पोस्टुलेट्स है क्या है समझना, और इसका एक अल्टरनेट फॉर्म होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम ये समझ गए कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, और इनके जो प्रूफ्स हैं वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, इनको हम एज इट इज ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं शाश्वत सत्य, कि भाई ये तो सत्य है ही, ट्रुथ है, भाई ये ट्रुथ है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, भाई ट्रुथ है, ठीक है। वी नीड ऑक्सीजन फॉर, मतलब फॉर आवर सर्वाइवल, मतलब हमें जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, शाश्वत सत्य, भाई सही है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है ना, प्रूव करके मत देखो कभी, कोई नहीं। तो यहाँ पर उसी तरह से ये स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे जो कि प्रूफ जिनके रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम भी एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर 5th पोस्टुलेट्स को एक बार देखेंगे और उसका अल्टरनेट फॉर्म भी एक होता है, वो भी देख लेंगे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम हमारा क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट, एक्सियम्स हमारे क्या हुए, कुछ स्टेटमेंट जिनको हम प्रूफ नहीं कर रहे। एक्सियम्स इज कॉल्ड, इसका डेफिनेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if another axiom deduced from the same axioms, 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 deduced from the same axioms,
these does not contradict any एक्सियम। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, एक एक्सियम 1 है, एक्सियम 2 है, एक्सियम 3 है, एक्सियम 4 है, ठीक है। ये एक सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है। सिस्टम ऑफ एक्सियम का मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर किसी एक चीज के लिए लाइंस एंड एंगल्स में या सर्कल में हमने 4 एक्सियम यहाँ पर लिख दिए और फिर हमने यहां से एक नया एक्सियम निकाला, मान लो अ न्यू एक्सियम A5 निकाला, ठीक है। जितने भी एक्सियम निकल सकते हैं उतने निकालो। अगर ये एक्सियम A5 किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब समझ रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि किसी को डिस्प्रूव कर दे। अब A1 तुम्हारा बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा ही होता है और A5 कहते नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। तुम्हारी जैसे कभी बहस होती होगी किसी फ्रेंड वगैरह, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, मान लो उसने कुछ बोला तुम कुछ और बोलो, तो तुम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तुमने बोला कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, ये टीम जीती थी उस वाले मैच में, ये टीम उस मैच में नहीं जीती, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करना हुआ। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट का बोला जाता है कि अगर ये नया जो हमारा एक्सियम आया डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट किसी भी को, डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट A1, A2, A3, A4, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट है भाई, कोई भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर कर जाए तो वो कंसिस्टेंट है। ऑब्वियसली हमारे लिए किस तरह के सिस्टम्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की हम बात करेंगे। हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए कि भाई उससे हम कुछ डिड्यूस करें और वही गलत प्रूव कर दें, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। अब इन्हीं एक्सियम्स से जो है हमारी प्रोपोजिशंस एंड थ्योरम्स जो है निकल कर आती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। और आगे के चैप्टर्स में अब हम यही करेंगे। इस चैप्टर में हमने पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स काफी देख लिए और इन पोस्टुलेट्स और एक्सियम की हेल्प से ही हम आगे के चैप्टर्स में नए नए रिजल्ट्स निकालेंगे, जिनको हम प्रोपोजिशन एंड थ्योरम्स हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। एक थ्योरम अगर हम अभी इसी चैप्टर में देख लें, अभी इस लेक्चर में देखें, तो वो है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव कर सकते हैं करना चाहें तो, और दूसरे तरीके भी, जैसे कि यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक लाइन ली, इसको हम बोल देते हैं L1, ठीक है। थोड़ा सा ओरली इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, तुम लोग इसको एक बार अपने आप से करके देखना, लिख कर करके देखना। अब मान लो यहाँ पर ये ए पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे एज्यूम देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब देखो यहाँ पर पिछली जो एक्सियम्स वगैरह हैं उनको हम किस तरह से यूज करेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे कि लेट्स एज्यूम देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। अब अगर दो कॉमन पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो हमारा एक यहाँ पर पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट 1 हमारा क्या कहता है कि दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और उसके बाद याद करो हमने एक एक्सियम यहाँ पे डिफाइन किया था, एक्सियम निकाला था कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन यूनिक होती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर दो कॉमन पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन तो यूनिक ही हुई ना, यानी कि L1 और L2 दो डिस्टिंक्ट लाइन ही हुई, बल्कि सेम लाइन, लेकिन L1 एंड L2 को हमने डिस्टिंक्ट लाइन दिया है। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर तुम्हें ये आर्गुमेंट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जो है बैक करके देख लेना इसको, लेकिन एक बार मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमने ये एज्यूम किया कि दो कॉमन पॉइंट्स है ए एंड बी, देन यूजिंग पोस्टुलेट्स 1 एंड द एक्सियम आफ्टर दैट, मतलब हम लोग ने एक पोस्टुलेट 1 देखा था, उसके बाद एक्सियम देखा था। उस एक्सियम में हमने ये प्रूव किया था कि दो पॉइंट से पास होने वाली यूनिक लाइन होती है, यानी ए और बी से पास होने वाली यूनिक लाइन होगी। लेकिन L1 एंड L2 तो तुम्हारी दो लाइंस हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो पॉइंट्स कॉमन हो। यानी बस यहाँ से प्रूव हो गया कि तुम्हारी थ्योरम हो।
इस तरह के थ्योरम्स वगैरह, इस तरह के रिजल्ट्स वगैरह हम लोग आगे जाके बहुत ज्यादा प्रूफ वगैरह करेंगे, लेकिन वो किनके हेल्प से प्रूफ करेंगे, हम प्रीवियस थ्योरम्स, प्रपोजिशंस या फिर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब जो पोस्टुलेट्स 5 है तुम्हारा, दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, और उसके ऊपर काफी रिसर्च वगैरह हुई है और काफी कुछ उसको प्रूव करने की कोशिश की गई है, तो उसको प्रूफ तो नहीं होगा, बट उससे कुछ अल्टरनेट फॉर्म उसके निकल कर आए। ठीक है, तो उसके अल्टरनेट फॉर्म हमारे क्या निकल के आए हैं, एक तुम्हारा अल्टरनेट फॉर्म निकल कर आया है कि फॉर एवरी लाइन एल, मतलब कि यहां पर हमने एक लाइन ले ली एल, एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, अगर ये पॉइंट पी तुम्हारा जो है लाइन एल पर नहीं है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन बनाने की कोशिश करें जो कि P से पास करे, तो ये बोल रहा है कि एक यूनिक लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी इस लाइन के L के। तो ये तुम्हारा फिफ्थ पोस्टुलेट से ही ये निकल कर आता है। कैसे निकल कर आता है, थोड़ा सा एक दूसरे को कम, यहाँ पर तुम्हारा ये होमवर्क रहा कि इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये भी पोस्टुलेट है, इसको प्रूव हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका यूज हम दूसरे थ्योरम्स में कर सकते हैं। और इसका एक और अल्टरनेट फॉर्म है यहाँ पर कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। कि भाई अगर यहाँ पर दो लाइंस हमारे पास हैं, मान लो L1 एंड L2, तो ये सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अगर हम L1 के पैरेलल लाइन देखें तो वो कुछ यहाँ पर ऐसे जाएगी, L2 के पैरेलल लाइन जो है वो कहीं ऐसे जाएगी, तो वो तुम्हारे पैरेलल नहीं होगी। जैसे L1 एंड L3 हमारे क्या है, पैरेलल है, लेकिन L2 एंड L3 हमारे पैरेलल नहीं हो सकते। इसको भी हम लोग पोस्टुलेट्स फिफ्थ की हेल्प से निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, है ना। वैसा प्रूव नहीं मतलब, बट कनेक्ट कर सकते हैं। पोस्टुलेट 5 तो हमारा वैसे ही प्रूव नहीं है, बट इसके हमारा प्रूव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पर जो है इस चैप्टर में तुम्हारा ये पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स तुम्हारे आ गए, थ्योरम्स आ गए। बेसिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया। थोड़ा सा बस इसमें एक रीडिंग लगा लो इस चैप्टर की, और थोड़ा सा समझ लो कि एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट, जैसे कि हमने बोला कि बहुत ऑब्वियस सी बातें होती हैं, कि भाई बहुत ऑब्वियस से स्टेटमेंट होते हैं जिनके कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, तो वो सब तुम्हें बहुत वैसे ही समझ आ जाएंगे कि इजीली। और नहीं आ रहे तो तुम ये लेक्चर में जैसे पीछे जाकर एग्जाम्पल वगैरह देख लो कि हमने जहाँ पर हर एक एक्सियम के लिए एग्जाम्पल लेकर देखा है कि वो एक्सियम हमारा कह क्या रहा है, या वो पोस्टुलेट्स हमारा कह क्या रहा है, तो वहां से तुम्हें यहाँ पर ये समझ में आ जाए। अब यहाँ से हम अपना ज्योमेट्री का सफर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें नए नए रिजल्ट्स हम निकालेंगे, नए नए थ्योरम्स हम लोग निकालेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को 7:30 बजे। ठीक है, तो तब मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।